इवनिंग, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। दिल्ली तक का सफर हम 1 घंटा और 55 मिनट में पूरा करेंगे। तो एंजॉय द फ्लाइट। काठमांडू से नई दिल्ली के लिए उड़ा विमान रास्ते में हाईजैक कर लिया जाता है। इस विमान में 176 यात्री और 15 क्रू मेंबर्स हैं। अपहरणकर्ता विमान को ऐसी जगह ले जाते हैं जहां तालिबान का राज चलता है। विमान यात्री 7 दिन तक बंधक बनाए रखे जाते हैं। यह घटना सन 1999 की है और इस साल इसके 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो इसकी कड़वी स्मृतियों को याद करने के लिए OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म की भी रिलीज की जा रही है। नाम है द कांधार हाईजैक। नमस्कार, मैं हूं राजेश एन अग्रवाल और आप देख रहे हैं दी आर शो। एयरपोर्ट पर चेक इन के समय आप अक्सर सोचते होंगे कि सुरक्षाकर्मी आपके साथ इतनी कड़ाई से क्यों पेश आ रहे हैं। क्या हम कोई आतंकवादी हैं? तो आपको बता दें, इसके पीछे वजह है ठीक 25 साल पहले की वह घटना जिसने भारत सरकार को घुटनों पर ला दिया था और हमें 3 ऐसे आतंकवादी जेलों से छोड़ने पड़े थे जिन्होंने बाद में हमारे देश पर बड़े आतंकी हमलों की साजिश रची। तो हम बैठते हैं टाइम मशीन में और आपको ले चलते हैं 25 साल पीछे। वो 24 दिसंबर 1999 की शाम 4:30 बजे का वक्त था। उस जमाने में काठमांडू एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था किसी भारतीय बस अड्डे से भी बदतर थी। इसी एयरपोर्ट से इंडियन एयरलाइंस का विमान IC-814 उड़ान भरता है। काठमांडू से दिल्ली जाने वाला इस विमान के भारत की सीमा में प्रवेश करते ही यात्रियों के बीच बैठे 5 लोग उठते हैं और ऐलान करते हैं कि वे विमान को अपने कब्जे में ले रहे हैं। उनके हाथों में हथियार है। अपहरणकर्ता विमान के कैप्टन देवीशरण को आदेश देते हैं कि विमान दिल्ली में लैंड नहीं करेगा, इसे पाकिस्तान ले चलो। लाहौर हवाई अड्डे पर भारतीय विमान को उतरने की अनुमति नहीं दी जाती। विमान काफी देर तक आकाश में चक्कर लगाता रहा है। अपहरणकर्ता विमान को उड़ा देने की धमकी देते हैं। इससे यात्रियों में दहशत फैल जाती है। इधर भारतीय विमान अगुवा हो चुका है और उधर भारत सरकार को इसकी भनक तक नहीं लगती। शाम 6 बजे कैप्टन देवीशरण का मैसेज भारत को मिलता है कि उनका विमान हाईजैक हो चुका है। उनके पास आधा घंटे का ईंधन बचा है। हमें पाकिस्तान उतरने की अनुमति दिलाएं, अन्यथा हमें मार दिया जाएगा। पाकिस्तान भारतीय हाई कमीशन के अनुरोध को भी अस्वीकार कर देता है। पायलट अपहरणकर्ताओं को बताता है कि विमान में ईंधन बहुत कम बचा है और अगर जल्दी ही इसे रिफिल नहीं कराया गया तो विमान क्रैश कर जाएगा। पाकिस्तान से लैंडिंग की अनुमति न मिलने पर शाम 7 बजे अपहरणकर्ता विमान को वापस भारत लाते हैं और अमृतसर हवाई अड्डे पर लैंड करते हैं। अब विमान भारतीय सीमा में है और बाजी इंडियन कमांडोज के हाथ में है कि वे विमान को अपहरणकर्ताओं के कब्जे से छुड़ा लें। उस समय देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी और गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी। लेकिन विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी और टाइम के मिसमैच के कारण समय से कमांडो एक्शन नहीं हो पाता। इस बीच अपहरणकर्ताओं को संदेह होता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है और वे पिस्तौल की नोक पर पायलट को मजबूर कर देते हैं कि बिना ईंधन भरवाए वो विमान को टेक ऑफ करे। विमान फिर से पाकिस्तान ले जाया जाता है। विमान लाहौर में न उतरने पाए, इसके लिए पाकिस्तान सरकार वहां के हवाई अड्डे की सभी लाइट्स बुझा देती है। तब पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को मैसेज भेजता है कि विमान में ईंधन बहुत कम बचा है और यह किसी आबादी के ऊपर गिर सकता है। इस पर पाकिस्तान सरकार विमान को लाहौर हवाई एयरपोर्ट पर उतरने देती है, किंतु सिर्फ ईंधन भरने के लिए। ईंधन रिफिल होने के बाद रात 10:30 बजे पाकिस्तान से उड़कर विमान कई मुल्कों की सीमा में पहुंचता है, किंतु कोई भी सरकार उसे उतरने की अनुमति नहीं देती। इस बीच विमान में हनीमून से लौट रहे रूपिन कात्याल वॉशरूम जाने के लिए उठते हैं तो उन्हें चाकुओं से गोद गोद कर मार दिया जाता है। अपहरणकर्ताओं के इस क्रूर रवैये से बाकी यात्री दहशत में आ जाते हैं। 25 दिसंबर रात 3 बजे विमान को दुबई में उतरने की अनुमति मिलती है और 26 महिलाओं, बच्चों और बीमार यात्रियों की रिहा करने की शर्त पर दुबई विमान में ईंधन भरता है। इसके बाद 26 दिसंबर सुबह 8 बजे अफगानिस्तान के कांधार एयरपोर्ट पर उतरता है और अगले 6 दिनों तक यह विमान यात्रियों के लिए जेल बन जाता है। कांधार एयरपोर्ट पर तालिबानी सैनिक विमान को घेर लेते हैं, किंतु कोई कार्यवाही नहीं करते। तालिबान सरकार भारत को मैसेज भेजती है कि उसने अपहरणकर्ताओं को कुछ भी गलत करने से रोकने के लिए ऐसा किया है। किंतु भारत के रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि तालिबान ने ऐसा इसलिए किया था कि भारत कोई कमांडो कार्यवाही न करने पाए। तालिबान सरकार भारत सरकार को यह मैसेज भी भेजती है कि समझौते की जो भी बात होगी
हमारे माध्यम से होगी। यह साफ संकेत था कि तालिबान का झुकाव किस ओर था। अपहरणकर्ताओं से बातचीत करने के लिए अजीत डोभाल को भेजा जाता है। वह पता लगा लेते हैं कि अपहरणकर्ताओं को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का सपोर्ट मिल रहा था। उन्हें यह भी पता चलता है कि विमान के भीतर हथियार ले जाने के लिए अपहरणकर्ताओं को दाऊद इब्राहिम के नेपाल में बैठे एजेंटों ने मदद की थी। विमान अपहरणकर्ता बंधक छोड़ने के बदले 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर के साथ भारतीय जेलों में बंद अपने 36 आतंकवादी साथियों की रिहाई की मांग करते हैं। भारत सरकार के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि वे हार्डकोर आतंकी मौलाना मसूद अजहर को भी रिहा करने की मांग कर रहे थे, जिसे छोड़ने के बहुत बुरे परिणाम बाद में देश को मुंबई हमले के रूप में झेलने भी पड़े। 2 दिन और बीत जाते हैं। विमान में बंधक यात्रियों की हालत बिगड़ने लगती है। 28 दिसंबर को दिल्ली में विदेश मंत्री जसवंत सिंह विमान अपहरण के अपडेट मीडिया को देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। उसी समय बंधक यात्रियों के परिवार वालों और रिश्तेदारों की भीड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली जगह में घुस जाती है और हंगामा करती है। लोग मीडिया से कहते हैं कि जब केंद्रीय मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद का अपहरण हुआ था तब कई आतंकवादियों को रिहा कर दिया गया था, किंतु अब 200 लोगों की जान खतरे में है तो सरकार अपहरणकर्ताओं की मांग न मानने पर अड़ी हुई है। एक शाम प्रधानमंत्री आवास के बाहर भी प्रदर्शन होता है। उसी समय कारगिल युद्ध में शहीद हुए स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा की पत्नी वहां पहुंच जाती हैं और बंधक यात्रियों के रिश्तेदारों से कहती हैं कि देश को आतंकवादियों के सामने मत झुकने दीजिए। तभी कोई चीख कर उनसे कहता है कि तुम कौन होती हो, भाषण देने वाली? तुम खुद विधवा हो और दूसरों को भी विधवा बनाना चाहती हो। तब के विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने अपनी पुस्तक में इस तरह का संकेत दिया है कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए कुछ विपक्षी राजनैतिक ताकतें भी जनता को उकसा रही थीं। इस घटना के बाद सरकार दबाव में आ जाती है और अपहरणकर्ताओं के साथ डील करती है कि 36 नहीं, केवल 3 हार्डकोर आतंकवादी रिहा किए जाएंगे। जसवंत सिंह तीनों आतंकवादियों को जेल से निकालकर कांधार ले जाते हैं। 31 दिसंबर 1999 को अपहरणकर्ताओं ने बंधकों को रिहा किया जाता है और तालिबानी सैनिक विमान अपहरणकर्ताओं और तीनों आतंकवादियों को अपने साथ लेकर पाकिस्तान की सीमा तक छोड़ आते हैं। इस घटना के बाद पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका था, किंतु उसे इससे कोई फर्क न तब पड़ता था और न अब पड़ता है। 7 दिनों तक विमान यात्रियों को बंधक बनाए रखने की यह घटना ऐतिहासिक थी। इसके बाद से हवाई अड्डों की सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई और हम आपको यह भी बता दें कि 25 साल पुरानी इस घटना के बाद से अब तक फिर कोई भारतीय विमान हाईजैक नहीं हुआ। कंधार हाईजैक के बारे में आज की युवा पीढ़ी को बहुत कम पता होगा। हाईजैक की 25वीं वर्षगांठ पर फिल्म दी कांधार हाईजैक रिलीज हो रही है। अभी इसका टीजर रिलीज हुआ है, तो आरएन शो इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि फिल्म की स्टोरी कितनी फैक्ट्स पर है और कितनी फिक्शन ड्रामा। लाखों वर्षों से उत्तरी दिशा में अटल दिखने वाला ध्रुव तारा क्या हमसे दूर जाने वाला है? इसे तो भगवान विष्णु का वरदान प्राप्त है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? पुराण और विज्ञान पर आधारित ध्रुव तारे की कहानी से रूबरू होने के लिए नीचे एंड स्क्रीन आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको आज का शो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और इस तरह की जानकारियों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राजेश एन अग्रवाल का प्रणाम। दी आरएन शो के नए एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना भी न भूलें।